हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ साइक्लोट्रॉन। इस पे 5 मार्क बोर्ड क्वेश्चन बहुत कॉमनली आ जाता है, बट साइक्लोट्रॉन को पढ़ने से पहले फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड अच्छी तरह से समझ लीजिएगा so that you can easily understand the working of this cyclotron. Now the questions related to cyclotrons are: what is a cyclotron? It was developed by Lorentz and Livingstone. Why is it used? How it works and how it is made? And most important, what are its limitations? So a cyclotron is a device which is used to accelerate charged particles to very high energies without using high voltages. Secondly, it is a circular particle accelerator capable of generating energies between 1 MeV to more than 100 MeV. तो साइक्लोट्रॉन क्या करता है? पार्टिकल्स को हाईली एसिलरेट करता है और वो हाईली एसिलरेटेड पार्टिकल जो हैं उनको हम आगे यूज़ कर सकते हैं इन फिजिक्स एंड न्यूक्लियर मेडिसिन. Accelerated charged particles like protons, neutrons can be accelerated by using electric and magnetic field. So this is its principle. And one more thing to remember, it can accelerate only positively charged particle. ये सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर सकता है, नेगेटिव को नहीं कर सकता है. वो हम इसकी लिमिटेशंस में देखेंगे क्यों. सो फर्स्ट थिंग इज दैट साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू एक्सेलरेट ओनली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. देन इट यूजेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो इसकी प्रिंसिपल है वो ये है दैट इट वर्क्स ऑन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एंड इट इज़ यूज्ड टू जनरेट शॉर्ट लाइव्ड आइसोटोप्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पसेज एंड फॉर रिसर्च. यानी हाई एनर्जी फिजिक्स में हम साइक्लोट्रॉन को यूज़ करते हैं हाईली एसिलरेटेड पार्टिकल्स, उनकी बॉम्बार्डमेंट्स के लिए, फर्दर उनके रिएक्शंस के लिए. तो हमें बेसिकली साइक्लोट्रॉन क्या करता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एसिलरेट करता है. So the principle of a cyclotron is a positively charged particle can be accelerated, for example protons, neutrons and alpha particles, with the help of smaller oscillating electric field. यानी इसमें हमको alternating electric field की ज़रूरत पड़ती है and by making it to cross the same electric field, यानी कोई भी charge particle same electric field में घूमता है किसकी हेल्प से? एक perpendicular magnetic field की वजह से. So we have both electric and magnetic field in case of a cyclotron. बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगी? पार्टिकल को एसिलरेशन देगी. इट गिव्स एसिलरेशन एज यू नो दैट F इज इक्वल्स टू QE एंड एसिलरेशन इज QE by M. सो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड्स द नेसेसरी एसिलरेशन एंड द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, एज वी रेड इन द आर्टिकल दैट परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हेल्प्स टू प्रोवाइड अ सर्कुलर पाथ. तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल को सर्कल में घूमने में हेल्प करती है. Now this is the picture of a cyclotron and its construction. This cyclotron consists of two electromagnets which is perpendicularly placed to these Ds. अब ये जो D1 और D2 है, these are D-shaped hollow metallic chambers, यानी अंदर से खाली हैं और इनकी शेप जो है वो D जैसी. इन दोनों Ds को हमने कनेक्ट किया है विद हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, यानी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ. और जिस आयन को हमने एसिलरेट करना है उसको हमने यहाँ सेंटर में रखा है. सो द सेंट्रल पॉइंट इज द सोर्स, आयन सोर्स. एंड यू कैन सी इन दिस डायग्राम दे हैव रिप्रेजेंटेड दीज सर्कल्स विच आर इंक्रीजिंग इन द रेडियस, विच मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एसिलरेशन प्रोवाइड करती है. परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हेल्प्स द आयन सोर्स टू मूव इन सर्कुलर पाथ. एंड देन यू हैव अ विंडो विद द हेल्प ऑफ विच दिस एसिलरेटेड आयन सोर्स can be made to hit any target. Now let us discuss it in detail. Now in this diagram you can see the metal Ds D1 and D2 are connected to a high frequency oscillator. का मतलब है polarity change होती रहती है. So its working is based on the high frequency oscillator. Now suppose at any instant D1 becomes negatively charged and D2 becomes positively charged. D1 नेगेटिवली चार्ज है किसी भी इंस्टेंट पे और D2 जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है. अब जो यहाँ सेंटर में आयन सोर्स पड़ा है वो आयन सोर्स जो है वी हैव रेड अर्लियर कि साइक्लोट्रॉन सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को ही एसिलरेट करता है,
तो ये जो आयन सोर्स होगा ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा या फिर एक्सेलरेट हो जाएगा. सो इट विल बी मूविंग टुवर्ड्स D1. So the positively charged ion, we'll write the positively charged ion is accelerated towards D1 की तरफ. जैसे ही वो D1 में पहुंचेगा, the ion will be in a field free space. It will start moving with the speed, let us consider V. But because there is perpendicular magnetic field, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये आयन सोर्स विल स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कल. सो यू कैन से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हेल्प्स द आयन टू मूव इन अ सर्कल, which means that the force due to the magnetic field, which is given by BQV, provides the necessary centripetal force. So we can write BQV is equals to mv square by r, from which we can find the radius r, जो हो जाएगा mv by bq. Now this is the radius of the circle in which the ion will be moving, and time taken also can be calculated. So next is time taken to complete the semicircle. Now जैसे ही ये आयन सोर्स फिर से इस एम्प्टी स्पेस में पहुंचेगा, हम वो टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं जितने टाइम में सेमी सर्कल कंप्लीट करेगा. द पोलैरिटी अगेन चेंजेस, D1 becomes positive and D2 becomes negative. Time can be calculated by the formula distance upon speed. So we'll write pi r by v. अब रेडियस किसके बराबर है, mv by bq. So we can substitute over here and you'll get the formula as pi upon bq by m. So this is the time to complete a semicircle, and we adjust the polarity or the frequency of the oscillating field so that when it reaches the semicircle, the polarity is reversed, and now the ion source will move towards the D2, and again it will start moving in a circle, but also it will be accelerated. So now the positively charged ion source moves towards D2 and completes the circle. Now when it completes a circle, it again arrives at the gap between the two D's. Now the polarity of the D's is again reversed, and now again D1 becomes negatively charged and D2 becomes positively charged. So the positive ion source will be again accelerated towards D1 and enters with a greater speed and moves in a circle but of a larger radius because it has been accelerated, which means you can see that the particle will be accelerated and will move in a circle with increased radius and hence increased speed. So the particle will be accelerated to a very high value because of oscillating electric field and perpendicular magnetic field. The accelerated particle acquires high energy and it can be removed out of the D with the help of this window. To find the energy of the positive ion, maximum energy gained by the positive ion, again we'll write the equation that the centripetal force is provided by the force due to the perpendicular magnetic field, from which we can write V as BQ/R by M. Let us consider V0 is the maximum value of velocity and R0 is the maximum value of the radius. So the maximum kinetic energy can be calculated by the formula half m V0 square, or it will become half m BQ R0 by m whole square, और ये बन जाएगा b square q square R0 square by m. We can also find the cyclotron frequency, which is also known as magnetic resonance frequency. इसको हम मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करके ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करते हैं ताकि उसकी पोलैरिटी जो है वो तभी इन्वर्ट हो सके जब जो आयन सोर्स है वो गैप के बीच में पहुंचता है.
so that it becomes resonant with the frequency of the electric field. So we can find it with the help of time period, and time period becomes 2 times small t जो हमने अभी कैलकुलेट किया, यानी सेमी सर्कल का टाइम, तो ये बन जाएगा 2 पाई m बाई बी क्यू. एंड साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी और नोन एज मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी विल बी न्यू विच इज इक्वल्स टू बी क्यू बाई 2 पाई m. एंड एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा इज 2 पाई न्यू, तो हमारे पास ओमेगा जो है वो बन जाएगा 2 पाई इंटू बी क्यू बाई 2 पाई m. 2 pi will be cancelled and you will get bq by m as the angular frequency. Now we have the uses of the cyclotron, as the cyclotron is used in high energy physics. इसमें हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर को बोम्बार्ड करवाने के लिए, न्यूक्लियर रिएक्शंस में से न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए. They are also used for collisions, neutron-neutron collisions, or in atomic reactors, and they are also used to implant ions into solids so that we can study the properties of the solids. Now next we have limitations of cyclotron. The first limitation of cyclotron is that the cyclotron cannot accelerate the particles beyond a certain limit. Second limitation is it cannot accelerate positively charged particles like electrons. इन दोनों का रीज़न सेम है, और इन दोनों का रीज़न ये है कि जब स्पीड जो है वो पर्टिकुलर वैल्यू से बढ़ जाएगी तो मास ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो बिकम्स वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू इट्स रेस्ट मास. रिलेटिविस्टिकली वी कैन यूज़ दिस फिनोमिना m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. तो जो इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि वो लाइट होते हैं इसलिए वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी गेन कर लेते हैं, और जब बहुत ज़्यादा वेलोसिटी गेन कर लेंगे तो उनका मास जो है विल स्टार्ट चेंजिंग. Now if the mass will start changing, then by this formula of time period to complete a semicircle में भी जो time period है वो change हो जाएगा. अगर time period change होता रहेगा तो हम polarity maintain नहीं कर पाएंगे, यानी oscillating electric field का time period और आयन का गैप में पहुंचने का time period अलग अलग हो जाएगा, तो एक polarity maintain नहीं हो पाएगी, and hence it cannot be able to move in a circle and be accelerated. So these both the limitations are having the same reason कि speed change होने की वजह से mass change हो जाएगा, और mass change होने की वजह से time change हो जाएगा. So the charged particle begins to lag behind the electric field and it is finally lost by the collision. And the third limitation is it cannot accelerate. ये neutral particles को accelerate नहीं कर सकता.